हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एज यू कैन सी, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक रिड्यूस चैप्टर है जो कि न्यू एनसीईआरटी में, जिसको हम लोग रैशनलाइज एनसीईआरटी बोलते हैं, उसमें उसका अच्छा खासा पार्ट ट्रंकेट हो गया है। लाइक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है, लाइक इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो ये चैप्टर एक इजी पिकिंग वाला चैप्टर बन गया है और एक छोटा चैप्टर बन गया है। अगर आप इस चैप्टर को कंपेयर करो, दिस इज सेम एज द लिविंग वर्ल्ड विच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी। लेकिन ये कुछ चैप्टर कंसेप्चुअल ज्यादा है, ट्रिकी ज्यादा है। बहुत सी चीजें हैं जो आपने से समझ में नहीं आती है, बहुत सी चीजें हैं जो रॉन्गली समझ में आ जाती है। सो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट दिस चैप्टर विथ प्रॉपर कंसेप्ट एंड ऑब्वियसली द राइट कंसेप्ट। ठीक है, सो इकोसिस्टम को हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है, फॉर्मलाइजेशन, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है, इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, इकोसिस्टम कितने तरह का होता है, और इकोसिस्टम किस स्ट्रक्चर का बना है, इकोसिस्टम के क्या फंक्शंस है, और इकोसिस्टम का एक एग्जांपल भी पढ़ेंगे, पॉन्ड इकोसिस्टम। उसको एनसीईआरटी से रीड भी करेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। टेक आउट योर नोट्स एंड राइटिंग सप्लीमेंट एंड लेट्स स्टडी इकोसिस्टम। ठीक है, सो इकोसिस्टम शुरू करने से पहले मैं एक उसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिख देता हूं और फिर मैं डायरेक्ट कंसेप्ट के ऊपर जम करूंगा। ठीक है, सो इकोसिस्टम की डेफिनेशन ये है कि इकोसिस्टम इज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम इज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। अब देखो, ये डेफिनेशन ना बहुत क्रॉस डेफिनेशन है। मतलब ये डेफिनेशन एक एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन है, एक रिडक्शनिस्ट डेफिनेशन नहीं है। कोई बात नहीं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक कंसेप्ट मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो, मान लो सबसे पहले कोई ऑर्गेनिज्म है, व्हाई नॉट टेक अ फिश। ठीक है, सो लेट अस से कि दिस इज अ फिश, दिस इज एन। जब एक रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिविजुअल। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन इफ आई यूज द क्लोन टूल, सो इफ यू हैव फिश एज, अगर एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म है सेम तरह के स्पीशीज की, which means this is also the same species of fish as this one, so is the third one. Okay, so जब n number of individuals रहते हैं सेम स्पीसीज के, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन बेसिकली refers to n number of individuals of same species, n individuals of same species, n individuals of same species। देखो, अभी जस्ट इसके पहले का एक चैप्टर भी था, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। उसमें हमने पढ़ा एक ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म। एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन आ जाता है तो उसमें बहुत से इंटरेक्शन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इफ अगर इसमें सिर्फ एक फिश ना हो। देखो, सिर्फ एक फिश तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी ना, जब तक उसके साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जब तक उसके साथ अलगी ना हो। सो दिस ग्रीन कलर्ड वन इज अलगी। Let me also draw red algae. Okay, so let us say this is the red algae. And this is also other species of fish. So मान लेते हैं कि ये फिश की दूसरी स्पीशीज है। Okay, so now when you have n numbers of organisms of different species, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। अब इसके लिए नया वर्ड क्या आ गया? कम्युनिटी। कम्युनिटी इज पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है ना, सो कम्युनिटी में क्या हो जाता है? मोर देन वन स्पीशीज। जैसा कि आप देख रहे हो, कंसेप्चुअल चैप्टर है ये। सबसे पहले एक है तो ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट एन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज, तो क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। नेक्स्ट, अगर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है और डिफरेंट स्पीशीज के हैं, अब इसके अंदर वो प्रीडेशन होगा, इसके अंदर पैरासाइटिसिज्म होगा, बहुत तरह की चीजें इसमें होंगी जो इसमें नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, कम्युनिटी से भी बड़ा एक वर्ड है
जिसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। सो जो नेक्स्ट वर्ड है वो आज का अपना टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। नोटिस करो कम्युनिटी में सिर्फ बायोटिक चीजें हैं, कम्युनिटी में एबायोटिक कुछ नहीं है, ठीक है। सो व्हेन वी से कम्युनिटी वी मीन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन इकोसिस्टम। लेकिन याद रखो इकोसिस्टम जब हम लोग बोलते हैं सो उसमें ये जो फिश है, ये जो अलगी है, दे ऑल्सो हैव टू हैव बी प्रेजेंट इन द बैकग्राउंड ऑफ वाटर ना। सो जो वाटर है और इसके अंदर जो डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, इसके अंदर डिजॉल्व सॉल्ट्स है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जो डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर है। उतना ही नहीं, उसके साथ साथ जो नीचे वाटर सरफेस के नीचे जो पत्थर होंगे, ठीक है, जो कोरल्स होंगे, ओके। सो ऑल दीज थिंग्स जब इसमें कम्युनिटी के साथ साथ एबायोटिक चीजें भी आ जाएंगी। सो बायोटिक कम्युनिटी अलोंग विद एबायोटिक फैक्टर्स, इन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। सो बी वेरी श्योर कि वी स्टार्ट विथ ऑर्गेनिज्म, we start with one individual of or organism, and then we get population, and then we get community when there is different organisms of different species, and then we get ecosystem। देखो एक ऑर्गेनिज्म अकेले सरवाइव नहीं कर सकता, पॉपुलेशन भी सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि पॉपुलेशन में तो सब सेम स्पीशीज के हैं, तो फूड चेन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, कम्युनिटी में फूड चेन हो सकती है, बट द प्रॉब्लम इज कम्युनिटी में सिर्फ लिविंग चीजें आती हैं, एबायोटिक फैक्टर्स अकाउंट नहीं होते। Obviously there has to be abiotic environment within which the community is present। so उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। so इकोसिस्टम पहली बार सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट ऑफ नेचर है। इकोसिस्टम क्या है, सेल्फ सस्टेनेबल। कम्युनिटी विदाउट एबायोटिक फैक्टर एग्जिस्ट करेगी, मछली बिना पानी के एग्जिस्ट करेगी क्या, नहीं ना। सो सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट ऑफ नेचर, जिसमें बायोटिक भी है, एबायोटिक भी है, प्रोड्यूसर भी है, हर्बीवोर भी है, कंज्यूमर भी है, समझ रहे हो आप। सो सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट ऑफ नेचर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इको इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब इकोसिस्टम से बड़ा एक वर्ड और है जो क्लाइमेट के बेसिस पे अलग है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोम। ये वर्ड भी सुना होगा। सो डिफरेंट climatic conditions give rise to group of similar ecosystems which are called biomes। ठीक है, जैसे कि सुना होगा desert is example of a biome, savanna or tropical grassland is an example of a biome। so बहुत तरह, tundra is an example of a biome। so ऐसे क्लाइमेट पे डिफाइंड है बहुत सारे इकोसिस्टम्स के कलेक्शन। उस मतलब इकोसिस्टम से बड़ी एक चीज होती है बायोम, जो कि क्लाइमेट के ऊपर डिफाइंड है। तो बायोम हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में, यहाँ उस पर आने की जरूरत नहीं है। बट एनीवेज आई होप दैट आई वाज सक्सेसफुल इन बिल्डिंग अ कंसेप्ट ऑन इकोसिस्टम, कि एक ऑर्गेनिज्म, उससे बड़ा पॉपुलेशन, उससे बड़ा कम्युनिटी, बट कम्युनिटी इज जस्ट बायोटिक, इट ऑल्सो हैज टू इंक्लूड एबायोटिक। जब कम्युनिटी में एबायोटिक फैक्टर्स भी आ गए तो हम लोग क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट ऑफ नेचर कौन है, इकोसिस्टम। नाउ इकोसिस्टम इज सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट ऑफ नेचर। इसके अंदर सब कुछ होता है, इसके अंदर खाना बनता भी है, खाना डिकम्पोज भी होता है, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है। एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में फ्लो भी होती है, वो सब आज मैं समझाने वाला हूं, जस्ट बियर विथ मी, ठीक है। सो इकोसिस्टम, अब देखो, अब जो मैं बता रहा हूं बुकिश बिल्कुल भी नहीं है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज नॉट बुकिश एट ऑल, ठीक है। सो अर्थ पे दो एनर्जी सोर्स हैं लाइफ को चलाने वाले। पहला सन, जिससे लाइट आती है, उससे फोटोसिंथेसिस होता है, और दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिनका ऑक्सीडेशन होकर कीमोसिंथेसिस होता है। सो कीमोसिंथेसिस अपने सिलेबस में डिटेल में कहीं पे भी नहीं है। वी डोंट हैव टू स्टडी अबाउट कीमोसिंथेसिस एंड मिनरल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, तो उसको आप भूल जाओ, फॉरगेट कीमोसिंथेसिस। अगर कीमोसिंथेसिस को छोड़ दिया जाए, सो मेजॉरिटी ऑफ इकोसिस्टम जो है वो चल कैसे रहे हैं, वो सन की एनर्जी से चल रहे हैं ना। इसका मतलब अगर इकोसिस्टम को समझना है तो सबसे पहले एनर्जी ट्रांसडक्शन को समझना पड़ेगा, कि सन से एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है, उससे फूड बन रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, विच मीन्स ऑल इकोसिस्टम्स, मेजॉरिटी ऑफ इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ स्टार्ट विथ फोटोसिंथेसिस, एंड देन उससे आगे फूड चेन चलती है।
लेकिन याद रखो आप, एक कीमोसिंथेसिस भी होता है, वो बहुत माइनॉरिटी है, लेकिन अगर आप उसको आप छोड़ दो, तो बल्क ऑफ फोटोसिंथेसिस या फिर इकोसिस्टम कैसे चल रहे हैं, सब फोटोसिंथेसिस के भरोसे है, मतलब सब सनलाइट के भरोसे चल रहे हैं। सो एवरी इकोसिस्टम, उसके लिए एनर्जी सोर्स क्या हो गया, एक्सेप्ट फॉर कीमोसिंथेसिस, सबके लिए एनर्जी सोर्स क्या हो गया, सनलाइट। ठीक है, सो अब मैं समझाता हूं एक बार इसको अच्छे से। लेट अस अज्यूम कि ये क्या है, सन, दिस इज द सन। ओके, दिस इज नॉट टू स्केल। अच्छा, और ये क्या आ रही है, ये आ रही है सूरज की किरण। ठीक है, और ये है अर्थ। अब इसको आप समझना। अच्छा, अर्थ के बारे में आप ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कि अर्थ जो है ना, वो थोड़ा सा टिल्ट है, 23.5 डिग्री पे अर्थ क्या है, टिल्ट है। इसकी वजह से वो उसको अर्थ का जो ऑर्बिट है, उसको अलग अलग एरियाज में सनलाइट मिलती है। जैसे जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर रहता है, तो समर में तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर रहता है, ऐसा कुछ होता है। सो सीजन्स हैं अर्थ के ऊपर। सो सन और अर्थ के टिल्ट की वजह से अर्थ पे क्या है, सीजन्स, और इसकी वजह से मतलब विंटर, ऑटम, समर, ये है। ठीक है, अब इसकी वजह से अर्थ पे एक जैसे इकोसिस्टम नहीं डेवलप हुए हैं। इसकी वजह से अर्थ के ऊपर अलग अलग तरह के इकोसिस्टम डेवलप हुए हैं। लाइक सम इकोसिस्टम्स जहां पे रेनफॉल जो है कम होती है, उसको हम लोग बोल देते हैं डेजर्ट। ठीक है, दूसरे तरह का इकोसिस्टम हो सकता है। कुछ इकोसिस्टम थोड़े बड़े हो सकते हैं, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कुछ छोटे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल पॉन्ड। ठीक है, सो आप समझो कि मैं चीज नहीं बना रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि अर्थ पे एक नहीं, मल्टीपल इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। दे कैन बी वेरी स्मॉल एज a pond, and they can be huge as an entire tropical rainforest. For example, an Amazon rainforest is one ecosystem. ठीक है, तो समझो कि सन से जो एनर्जी आ रही है, जो सोलर रेडिएशन आ रहा है, ये आगे चल के अभी बहुत काम आएगा। ये जो पिक्चर आपके दिमाग में मैं बना रहा हूं, ये आगे चल के इसी चैप्टर में बहुत काम आएगी। तो सन से जो सोलर रेडिएशन आ रहा है, जो एनर्जी आ रही है, उसने अर्थ के ऊपर एक पॉकेट नहीं बनाई है, मतलब एक यूनिट ऑफ नेचर नहीं बनाया है, मल्टीपल यूनिट ऑफ नेचर बनाया है। विच मीन अर्थ इज अ हेवन फॉर इकोसिस्टम्स ऑफ डिफरेंट साइज, ऑफ डिफरेंट नेचर, ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, सो आप समझो कि ये एक जो बबल मैं यहां पे ऐसे शो किया हूं, दिस बबल इज वन इको सिस्टम। सो ये इमेज आप हमेशा याद रखना कि अर्थ के ऊपर सन की जो लाइट आ रही है, इसने मल्टीपल यूनिट्स ऑफ नेचर बनाए हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इको सिस्टम्स। अब ये जो इको सिस्टम है, ये इको सिस्टम बहुत से साइंटिस्ट बोलते हैं कि कंप्लीट अर्थ इज एन इको सिस्टम। सिंसियरिटी की लाइन है कि मेनी साइंटिस्ट रिगार्ड अर्थ, कंप्लीट अर्थ, एज इकोसिस्टम। लेकिन अर्थ में कहीं कहीं एलिवेशन ज्यादा है, कहीं कहीं जो है बिलो सी लेवल है, कहीं कहीं रेनफॉल ज्यादा है, कहीं कहीं रेनफॉल कम है, कहीं की मिट्टी अलग है, कहीं की मिट्टी रेतीली है। सो जस्ट टू से कि अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म, अर्थ हैज अ लॉट ऑफ हेट्रोजेनेइटी। अर्थ में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, इसलिए पूरे अर्थ को एज अ होल एक इकोसिस्टम के फॉर्म में पढ़ना इज नॉट प्लॉसिबल, इज नॉट रीजनेबल। ठीक है, सो आप ऐसे समझो कि कंप्लीट अर्थ एज वन इकोसिस्टम इस तरह से पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग अर्थ के अंदर पाए जाने वाले इकोसिस्टम्स को अब क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। क्या करेंगे, अर्थ के इकोसिस्टम को क्लासिफाई करेंगे। सो वापस आते हैं, पहले समझते हैं कि कौन सी चीजें हम लोगों ने अभी थोड़ी बहुत समझ ली है। थोड़ी बहुत हम लोगों ने डेफिनेशन समझ ली है। डेफिनेशन क्या है कि जो लाइफ को चलाने वाली एक यूनिट ऑफ नेचर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। एक ऑर्गेनिज्म अकेला जिंदा नहीं रह सकता, पॉपुलेशन भी सर्वाइव नहीं कर सकता, कम्युनिटी इज ऑल्सो नॉट एबल टू थ्राइव इन एब्सेंस ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स, जब तक उसमें एबायोटिक भी ना हो और बायोटिक कम्युनिटी भी ना हो। ठीक है, सो डेफिनेशन समझ में आई। डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन बोलती है कि सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट ऑफ नेचर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। नेक्स्ट, इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, अभी मैं इस पे बात करूंगा। कंपोनेंट पे आने से पहले मैं चाहता हूं टाइप पे बात करना, क्योंकि एनसीईआरटी का सीक्वेंस वही है, पहले व्हाट इज इकोसिस्टम एंड देन टाइप ऑफ एंड देन कंपोनेंट। ठीक है, सो चलो पहले टाइप पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, सो इकोसिस्टम को एनसीईआरटी ने दो तरह से क्लासिफाई किया है। कोई बोल सकता है
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसको ह्यूमन ने बनाया है, ठीक है। और दूसरा कोई बोल सकता है नेचुरली अकरिंग इकोसिस्टम, सो लेट मी कॉल इट नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का दो एग्जांपल है, क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड क्या होता है मालूम है? क्रॉप फील्ड मींस एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जिस क्रॉप जो इस फील्ड में हो रहा है, जो भी खेत में हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? क्रॉप फील्ड। तो क्रॉप फील्ड में भी तो बहुत कुछ हो रहा है ना, तो वो भी क्या है? सस्टेनेबल यूनिट ऑफ नेचर है, लेकिन उसको ह्यूमन ने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्वेरियम। एक्वेरियम भी ह्यूमन ने बनाया है और ह्यूमन मेंटेन कर रहा है। एक्वेरियम में पानी है, फिश का फूड दे रहे हैं, लेकिन इन दोनों को ह्यूमन मेंटेन कर रहा है। क्रॉप फील्ड को ह्यूमन मेंटेन कर रहा है। सो दीज टू आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। यहाँ पे लाइफ क्यों थ्राइव कर रही है? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन इन्फ्लुएंस कर रहा है, इनको ह्यूमन जो है हेल्प कर रहा है, सस्टेन कर रहा है करने के लिए। ये जो नेचुरल वाले हैं, ये ट्रूली सेल्फ सस्टेनेबल है। फॉर एग्जाम्पल, एक्वेरियम इज नॉट ट्रूली सेल्फ सस्टेनेबल। अगर आप उसमें खाना देने बंद कर दो, मछली मर जाएगी। सिमिलरली, क्रॉप फील्ड इज नॉट ट्रूली सेल्फ सस्टेनेबल। अगर बिया नहीं, अगर सीड नहीं सो किया होता, तो वहां पे उस ऑर्डर में क्रॉप नहीं ग्रो करती, वहां पे वाइल्डरलीनेस होती। सो बेसिकली, क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम आर मेंटेन्ड बाय ह्यूमंस। दे आर नॉट ट्रूली सेल्फ सस्टेनेबल, बट नेचुरल वंस आर ट्रूली सेल्फ सस्टेनेबल। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है, दे आर ट्रूली सेल्फ सस्टेनेबल, ट्रूली सेल्फ सस्टेनेबल, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम को फर्दर हम लोग दो तरह से समझ सकते हैं। एक, जहां पे लाइफ लैंड पे पाई जा रही है, तो लैंड वाले को हम लोग टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल, लेट अस कॉल इट। और दूसरा, जहां पे लाइफ पानी में पाई जा रही है, यू कैन कॉल इट एक्वेटिक। ऑब्वियसली मालूम है ना, सरफेस एरिया ओशन का ज्यादा है, सो एरिया वाइज कौन डोमिनेंट है अर्थ के ऊपर? एक्वेटिक। और एरिया वाइज कौन माइनॉरिटी में है? टेरेस्ट्रियल। लेकिन प्रोडक्टिविटी इसकी ज्यादा, आगे पढ़ेंगे कि इसमें जो है खाना ज्यादा बनता है और इसमें खाना कम बनता है, ठीक है। कोई बात नहीं। सो टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? वेरी गुड, वन फर्स्ट एग्जांपल, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट चाहे रेन फॉरेस्ट हो, चाहे डेसिडुअस फॉरेस्ट हो, फॉरेस्ट। नेक्स्ट, नंबर टू, ग्रासलैंड। देखो, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में फर्क होता है। ग्रासलैंड में ग्रासेस होती हैं, ट्रीज नहीं होते हैं। ग्रासलैंड कैन हैव ग्रासेस एंड श्रब्स, बट इट इज द फॉरेस्ट विच हैज ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड नंबर पे बहुत कम प्रेसिपिटेशन वाला, डेजर्ट। डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट। नेक्स्ट, एक्वेटिक। ये तीन जमीन पे है ना, ठीक है। यहाँ पे हर्बीवोर, मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो प्लांट है जो खाना बनाते हैं, चाहे ग्रासलैंड हो, चाहे डेजर्ट हो, चाहे फॉरेस्ट हो। यहाँ पे प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं, एंड देन वो फूड को हर्बीवोर खाते हैं, एंड देन हर्बीवोर को कार्निवोर खाते हैं। तो इन सब जगह फूड चेन चल रही है ना, लेकिन इन सब के पैरामीटर्स अलग हैं। यहाँ पे रेनफॉल कम है, यहाँ पे रेनफॉल फॉरेस्ट में, रेन फॉरेस्ट में ज्यादा है। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, यहाँ पे डेजर्ट में प्रोडक्टिविटी कम है। सो क्योंकि रेनफॉल अलग है, क्योंकि उनका नेचर अलग है, प्रोडक्टिविटी अलग है, ऑर्गेनिजम्स जो पाए जाते हैं, जो बायोटिक फैक्टर है, जो एबायोटिक वो सब अलग है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट। देयरफॉर इनको हम लोगों ने तीन तरह से अलग अलग लिखा है, बट ऑल ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल। ये तीनों जो है टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। नेक्स्ट अपना कौन सा है? एक्वेटिक। एक्वेटिक में बहुत सारे एनसीईआरटी ने लिए हैं, तो मैं एनसीईआरटी की तरह से ही समझाता हूं स्लोली। सबसे पहले लिया है पॉन्ड और लेक। देखो, ये जो वर्ड है, ये दो वर्ड इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, पॉन्ड एंड लेक। प्रिसाइज कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको इसको ट्रांसलेट, हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलूं, सो पॉन्ड को हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पोखरा, और लेक को हम लोग बोलते हैं तालाब। दोनों में फर्क है। जो तालाब है या जो झील जिसको बोलते हैं कहीं कहीं, तो वो बेसिकली एक लार्जर एरिया में पाया जाता है और वो नेचुरल होता है, ठीक है। सो ह्यूमन डज नॉट create lakes, but human can create ponds. So ponds are by nature small. तो ponds को human भी बना सकता है. There can be natural ponds and then there can be human
मेड पॉन्ड्स, ऐसा पॉन्ड जिसमें पानी नहीं था उसमें ह्यूमन ने पानी भर दिया, सो लॉन्ग लास्टिंग पानी उसमें रहेगा. सो पॉन्ड एंड लेक आर बेसिकली यूज इंटरचेंजेबली, बट इन एवरी सेंस एल फॉर लेक एंड एल फॉर लार्ज. ओके, सो ये लार्ज होता है और ये पॉन्ड थोड़ा सा छोटा होता है. ठीक है. नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या हम लोग बोल सकते हैं? रिवर्स बोल सकते हैं. ठीक है. फोर्थ नंबर पे क्या बोल सकते हैं? ओशन या सी बोल सकते हैं. और दो और इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी ने लिखा है. फिफ्थ नंबर पे हम लोग बोल सकते हैं एक खास तरह का इकोसिस्टम, स्पेशल इकोसिस्टम होता है जिसमें रिवर जब ओशन में जाके ड्रेन करती है, सो कोस्टल एरिया उसको, जो ब्रैकिश वाटर बनता है कोस्टल एरिया उसको ट्रैप कर लेता है. इन अ सेंस मैं आपको समझाता हूं. जैसे मान लो ये जो थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर का है, ये रिवर है. सो लेट अस से दिस इज द रिवर. सो रिवर में कौन सा वाटर है? फ्रेश वाटर है. ये कौन सा वाटर है? फ्रेश वाटर है. ठीक है. और आगे इधर जो डार्क ब्लू में बना रहा हूं, ये दिस इज ओशन. दिस इज ओशन. ओशन इज सॉल्टी वाटर. ठीक है, ये समझते हैं ना? नेक्स्ट, ओशन वाटर और रिवर वाटर जहां पे मिलता है, वहां पे कभी कभी क्या होता है कि एक, अच्छा, फ्रेश वाटर जो रिवर वाटर है उसके आसपास तो लैंड रहेगा. सो कभी कभी एक ऐसा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लैंड मासेस पाए जाते हैं. ठीक है. इस तरह से इनको आप बोल सकते हो कोस्टल एरियाज, जहां पे फ्रेश वाटर ओशन वाटर स्लोली मिलते हैं. कैसे मिलते हैं? स्लोली. इसका मतलब एक बफर बन जाता है जहां का वाटर ना फ्रेश वाटर जितना क्लीन होता है, मतलब फ्री ऑफ सॉल्ट होता है, और ना ही ओशन वाटर जितना सॉल्टी होता है. इस जोन को हम लोग बोलते हैं ब्रैकिश वाटर. क्या बोलते हैं? ब्रैकिश वाटर. ठीक है. और इस पानी को तो ब्रैकिश वाटर बोल दिया, लेकिन यहां पे जो इकोसिस्टम बनता है, इस इकोसिस्टम को हम लोग बोलते हैं एस्चुरी. क्या बोलते हैं? एस्टुरी. ठीक है. सो इकोसिस्टम इज कॉल्ड एस्टुरी. और याद रखना, एस्टुरी में जो सॉल्ट है वो कम नहीं होता. देखो, कंडीशन ये है कि फ्रेश वाटर में देर इज टू लिटिल सॉल्ट. समझ में आ रही? मिनरल इसमें कम होते हैं, ये इसकी प्रॉब्लम है. ओशन में मिनरल बहुत ज्यादा होते हैं, ये उसकी अलग प्रॉब्लम हो गई कि ओशन की प्रोडक्टिविटी टू मच मिनरल से लिमिटेड है, टू मच सलाइनिटी से लिमिटेड है. और फ्रेश वाटर की जो प्रोडक्टिविटी है वो टू लिटिल मिनरल से लिमिटेड है. लेकिन ब्रैकिश वाटर और एस्टुअरी, यहां पे द मिनरल कंसेंट्रेशन इन वाटर इज जस्ट सो टू हैव प्रॉपर एंड टू हैव फ्लरिश इन द प्रोडक्टिविटी. सो एस्टुअरी में जो प्रोडक्टिविटी होती है ये बहुत ज्यादा होती है. प्रोडक्टिविटी ऑफ एस्टुअरी इज वेरी हाई. क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रैकिश वाटर होता है, यहाँ पे जो सॉल्ट का कंसेंट, जो मिनरल्स का कंसेंट्रेशन होता है वो बहुत आइडियल होता है. अब देखो, एस्टुअरी में है तो बेसिकली ब्रैकिश वाटर ही, सो इसको हम लोग एक्वेटिक वाले इकोसिस्टम में ट्रीट करते हैं. लेकिन यहाँ पे वेरी हाई प्रोडक्टिविटी वाला कोस्टल इकोसिस्टम है विच इज एक्वेटिक. ठीक है. सो कोस्टल आप समझ रहे हो, जो कोस्ट पे पाया जाता है. ठीक है. कोस्टल, कोस्टल एस्टुरी, एस्टुरी बाय डेफिनेशन इज कोस्टल. सो कोस्टल वाटर या फिर एस्टुरी. ठीक है. लेकिन एस्टुरी में याद रखना, जहां एस्टुरी में रिवर बेसिन भी होना जरूरी है, मतलब रिवर आके ड्रेन होना भी जरूरी है. इट इज नॉट ओनली ओशन, इट इज ओशन प्लस रिवर, फ्रेश वाटर प्लस सॉल्टी वाटर. ठीक है. एंड दे आर ऑफ वेरी हाई प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट, नंबर 6 इज वेटलैंड. वेटलैंड, वेटलैंड जिसको हम लोग मार्शी एरिया भी बोलते हैं, दलदल भी बोलते हैं. सो वेटलैंड्स और मार्शी एरिया, मार्श लैंड भी बोल सकते हैं, स्वैम्पी एरिया भी बोलते हैं, स्वाम्प लैंड भी बोल सकते हैं. ठीक है. सो ये हो गए, दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स. अब मैं एक बार फिर से इसको शॉर्ट में बहुत समराइज कर दे रहा हूं. सो आप ध्यान से देखो. इकोसिस्टम्स कैन बी आर्टिफिशियल, मैन मेड, एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल. नेचुरल इकोसिस्टम्स आर ट्रूली सेल्फ सस्टेनेबल क्योंकि ये बहुत लंबे समय में बनते हैं
और इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स वेल अडाप्टेड होते हैं अपने इकोसिस्टम को अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। नेक्स्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम, पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन, सी, एस्टुरी विच इज कोस्टल एरिया। नेक्स्ट वेटलैंड, मार्शलैंड, स्वैम्पलैंड। ये तीनों का मतलब सेम है, इन तीनों को हम लोग मिला के एक सिंगल लेटर में दलदल बोल सकते हो, सिंगल वर्ड में, ठीक है। सो ये हो गया इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन। सो आई होप डेफिनेशन तो मैंने बता दी, ठीक है, डेफिनेशन तो मैंने बता दी, टाइप्स भी मैंने बता दिए। इकोसिस्टम का कंपोनेंट आप समझ ही रहे हो, इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट होंगे, पहला वाला बायोटिक कम्युनिटी मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, और दूसरा जो एबायोटिक। अब जैसे एक्वेटिक है तो उसमें एबायोटिक क्या होगा, वाटर होगा, उसके अंदर सॉल्ट्स जो आयन डिजोल्व है, जो मिनरल है वो होंगे, रॉक होगा, जो सिल्ट है, जो ओशन का बेड है या रिवर का जो बेड है वो होगा। उसी तरह से अगर ग्रास लैंड है तो उसमें बायोटिक क्या होगा, बायोटिक ऑब्वियसली उसके अंदर ग्रास लैंड के ऑर्गेनिजम्स होंगे, और एबायोटिक क्या होगा, ऑब्वियसली सॉइल होगा, सॉइल के अंदर रॉक के बिट्स होंगे, उसके अंदर जो है सॉल्ट्स होंगे, उसके अंदर कोलॉइड होंगे, उसके अंदर ह्यूमस होगा, वो सारी चीजें होंगी। सो बेसिकली आपको शुरू के तीन चीज समझ में आ गए, आई गेस। My guess is that you know what is ecosystem. Ecosystem is a self-sustainable unit of nature in which living organisms can thrive, can survive, can live for longer periods of time, and that contain basically biotic communities as well as abiotic components. ठीक है, और टाइप भी समझा दिए। अब आता है इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, इकोसिस्टम का फंक्शन और इकोसिस्टम का एक एग्जांपल लेके ये लेक्चर वाइंड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर। देखो, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए इकोसिस्टम का कंपोनेंट समझना पड़ेगा। सो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कितने हैं, दो। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कितने हैं, दो। पहला वाला कौन सा, बायोटिक, और दूसरा वाला कौन सा, एबायोटिक। फैंसी वर्ड फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग, यू नो दैट। बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। अब जो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर है कि इकोसिस्टम दिखने में कैसा होगा, वो रिजल्ट करेगा बायोटिक और एबायोटिक के इंटरेक्शन से। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट दिखेगा कैसे, फॉरेस्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, वो डिफाइन करेगा फॉरेस्ट के अंदर पाए जाने वाले एबायोटिक सॉयल, रॉक, वो भी, और फॉरेस्ट के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स, प्लांट्स, स्कैवेंजर्स, वो भी। सो बायोटिक और एबायोटिक चीजें मिल करके डिफाइन करती हैं कि इकोसिस्टम दिखने में कैसा होगा, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हो फॉरेस्ट दिखने में कैसा होगा, तो फॉरेस्ट में जो स्ट्रक्चर होगा उसमें बेसिकली एबायोटिक चीजें भी और बायोटिक चीजें भी, दे ऑल टुगेदर विल क्रिएट द पिक्चर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। सो आइडिया यही है कि इकोसिस्टम का दो कंपोनेंट है और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, interaction between biotic and abiotic, BNA for biotic and abiotic, excuse me for that, interaction between biotic and abiotic would result in structure of ecosystem, would result in structure of ecosystem. इकोसिस्टम दिखने में कैसा होगा वो डिपेंड करता है उसके बायोटिक कंपोनेंट्स पे भी और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ उनका क्या इंटरेक्शन है। नेक्स्ट, अब यहां पे इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में हम लोग को एक ही चीज पढ़नी है, एक ही एग्जांपल हम लोगों को पढ़ना है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर का। याद रखना ये फंक्शन नहीं है, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का एक ही चीज हम लोगों को पढ़ना है, वो कौन सा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन समझो आप, स्ट्रैटा मतलब होता है लेयर्स। क्या होता है, लेयर्स, लेयर्स, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लेयर्स, और ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये वर्टिकली डिफाइंड है। मतलब जैसे कि इफ यू स्टार्ट एट फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में सबसे नीचे क्या होगा, छोटी छोटी ग्रासेस होंगी, नेक्स्ट उसके ऊपर श्रब होंगे, उसके ऊपर ट्री होंगे,
और उसके ऊपर ट्री के ऊपर पाए जाने वाले बहुत सारे ट्री ड्वेलर्स या फिर ट्री ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, सो स्ट्रैटिफिकेशन ऑब्वियसली एक विजुअल चीज है, मतलब एक स्ट्रक्चरल चीज है। व्हेन यू से स्ट्रैटिफिकेशन, यू बेसिकली रेफर टू वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन इकोसिस्टम। सो कोई एक इकोसिस्टम ले लो, आप एक वाटर बॉडी ले लो, उसमें नीचे क्या पाए जाते हैं, बचा कुचा खाने वाले डिकम्पोजर, बीच में क्या पाई जाती हैं, फिशेस, और सरफेस पे क्या पाई जाती है, अलगी। अलगी नीचे नहीं पाई जाती और डिकम्पोजर ऊपर नहीं पाए जाते। डिकम्पोजर्स इन वाटर बॉडी, जैसे कोई रिवर है, कोई पॉन्ड है, उसमें डिकम्पोजर्स आर अबंडेंट एट द सरफेस, नहीं एट द लोअर लेयर्स, और अलगी इज अबंडेंट एट द सरफेस। सो वाटर बॉडी में, पॉन्ड में सबसे ऊपर अलगी है, उसके नीचे सब फिशेज हैं, जू प्लैंक्टन फिशेज, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे डिकम्पोजर है। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये यूनिक हो गया किसका, पॉन्ड का। सिमिलरली फॉरेस्ट में क्या है, ग्रासेस हैं, श्रब्स हैं, इसको हर्ब बोलते हैं, फिर श्रब्स हैं, उसके बाद ट्रीज हैं, ट्री के ऊपर ट्री डवेलर ऑर्गेनिजम्स हैं। सो स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। बस एक वर्ड याद रखना है, वर्टिकल, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। अभी स्ट्रेटिफिकेशन जो हम लोग पॉन्ड का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, पॉन्ड का एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं, देखो इकोसिस्टम का जो रूप स्वरूप है, इकोसिस्टम दिखेगा कैसा, एक ग्रासलैंड दिखेगा कैसा, एक फॉरेस्ट दिखेगा कैसा, ये डिपेंड करता है उसके अंदर पाए जाने वाले बायोटिक एबायोटिक पे और उनके बीच का इंटरेक्शन, उससे निकल के उसका स्ट्रक्चर आता है। वन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, नॉट फंक्शन, इज स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, अब आएंगे हम लोग इकोसिस्टम के फंक्शन के ऊपर। सो लेट अस टॉक अबाउट इकोसिस्टम फंक्शन। इकोसिस्टम करता क्या क्या है, और याद रखना ये चारों चीजें जो मैं लिख रहा हूं, ये कंपलसरी है। कंपलसरी कितनी चीजें हैं, 4 टास्क है जो इकोसिस्टम को करने ही होंगे, अदरवाइज इकोसिस्टम सरवाइव नहीं कर पाएगा। अदरवाइज इकोसिस्टम विल नॉट बी एबल टू फेस द टाइड ऑफ टाइम। तो इकोसिस्टम को सरवाइव करने के लिए, सस्टेनेबल होने के लिए 4 चीजें करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, अब उसमें पहली चीज क्या है, प्रोडक्टिविटी। क्या है, प्रोडक्टिविटी। हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर प्रोडक्टिविटी पे ही होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। दूसरा क्या है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इस चैप्टर का सबसे अच्छा टॉपिक में से एक माना जाता है। उसके बाद क्या है, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो, ठीक है, और चौथा टॉपिक क्या है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, या फिर आप इसको मिनरल रिसाइकलिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आई एम टेलिंग दिस वेरी स्लोली एंड वेरी क्लियरली। इकोसिस्टम तभी सस्टेनेबल हो पाएगा जब इसमें ये चारों चीजें होती रहे। इसमें से अगर एक भी कुछ नहीं होगा, सो इकोसिस्टम विल नॉट बी सस्टेनेबल, इकोसिस्टम विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ठीक है, सो ये 4 चीजें का एक एक लाइन में मीनिंग समझा देते हैं। सो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का बनना, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का बनना। अब इसको आप बोल सकते हो, द चीट वर्ड इज सिंथेसिस। इसको आप क्या बोल सकते हो, सिंथेसिस। और बेस्ट एग्जांपल क्या है प्रोडक्टिविटी का, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ऑब्वियसली दूसरा सिंथेसिस भी होता है, कीमोसिंथेसिस, लेकिन उसको अवॉइड करके जस्ट से फोटोसिंथेसिस इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर जो प्रोडक्टिविटी है, दैट इज मेनली फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज आल्सो कीमोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो प्लांट के लेवल पे जो प्रोडक्टिविटी है, उसको आप क्या बोलोगे, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसको अगर आप एक मतलब केमिकल एग्जांपल के फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, CO2 से ग्लूकोज बनना।
ऑब्वियसली सिर्फ CO2 से नहीं बनेगा, वाटर और CO2 जो कि इनऑर्गेनिक है, ऑल ऑफ यू विल एग्री दैट वाटर एंड CO2 आर इनऑर्गेनिक, और उससे क्या बन रहा है, ग्लूकोज विच इज ऑर्गेनिक, तो इसको आप क्या बोलोगे, प्रोडक्टिविटी। फोटोसिंथेसिस में यही तो होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इसका उल्टा है। अगर सिर्फ प्रोडक्टिविटी होता जाए तो वक्त के साथ पूरा अर्थ ऑर्गेनिक हो जाएगा ना। सो आइडिया इज दिस कि प्रोडक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए भी कुछ चाहिए, एंड दैट थिंग इज डिकम्पोजिशन, ठीक है। सो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनता है, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनता है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन करता है उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। हम लोग पढ़ेंगे कि लैंड के ऊपर, मतलब जमीन टेरेस्ट्रियल में, डिकम्पोजर कौन होता है, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इंटरेस्टिंग शॉर्ट फॉर्म इज BF, बैक्टीरिया एंड फंजाई। और पानी के अंदर, फॉर एग्जांपल रिवर में, पॉन्ड में, लेक में, उसमें डिकम्पोजर कौन होता है, बैक्टीरिया, फंजाई एज वेल एज फ्लैजेलेट्स, BFF, ठीक है। सो दो बात आप याद रखो कि डिकम्पोजर वो ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिक बायोमास से इनऑर्गेनिक बनाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर। लैंड पे डिकम्पोजर कौन है, बैक्टीरिया और फंजाई। याद है हम लोग ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर्स, मेजॉरिटी ऑफ फंजाई आर आल्सो डिकम्पोजर्स। उसी तरह से लैंड में के साथ अगर वाटर की बात करें तो उसमें बैक्टीरिया फंजाई के साथ फ्लैजेलेट्स भी आ जाते हैं। फिर रिमेंबर फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, बहुत सारे प्रोटोजोन्स वो भी क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। सो प्रोडक्टिविटी में बायोमास बनता है, ऑर्गेनिक मैटर मतलब बायोमास ना, तो प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, क्रिएशन ऑफ बायोमास, मतलब लिविंग मैटर बनता है। जैसे आप समझ सकते हो कि कोई छोटा सा पेड़ है वो बड़ा हो गया, वो बायोमास बन गया। छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, बड़ा सिंगल सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस मोर सेल्स, क्या हो गया, बायोमास हो गया, बन गया। लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय होता है, खत्म होता है। वन ऑर्गेनिज्म इज डेड एंड डिकम्पोज्ड एंड ऑल द कार्ब्स इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2 एंड वाटर। सो एक ऑर्गेनिज्म का बायोमास अगर खत्म हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। अगर ऑर्गेनिज्म का बायोमास बना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। सो दीज टू आर अपोजिट प्रोसेसेस एंड दे काइंड ऑफ हेल्प टू डिफाइन इकोसिस्टम कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना होगा। अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा, और अगर डिकम्पोजिशन की रेट ज्यादा होगा तो ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा, इनऑर्गेनिक बढ़ जाएगा। तो समझो आप, प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन मिल करके डिसाइड करते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा या इनऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वाटर बॉडी की जो यूट्रॉफिकेटेड लेक है उसके अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, मतलब उसके अंदर प्रोडक्ट्स ज्यादा बन गए, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। सो जो पोल्यूटेड लेक होता है जिसके अंदर अलगल ब्लूम होता है उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है और डिकम्पोजिशन कम होता है। सो अगर कहीं पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है इसका मतलब प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, डिकम्पोजिशन कम है। और अगर कहीं पे इनऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, अगर एरिया क्लीन है, प्रिस्टीन है, सो इसका मतलब वहां पे प्रोडक्टिविटी कम है और डिकम्पोजिशन ज्यादा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी जाएगी। एनर्जी किस फॉर्म में जाती है, फूड के फॉर्म में जाती है, फूड चेन बोलते हैं ना उसको। सो एनर्जी फ्लो का मतलब है फूड चेन। और हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का, कहां से कहां, फ्रॉम obviously from sun, and then from sun to first trophic level producer, next trophic level primary consumer herbivores, next trophic level secondary consumer carnivores, and then finally top consumers, top carnivores। तो फूड चेन मतलब एनर्जी फ्लो करती है, लेकिन याद रखो एनर्जी कैसे फ्लो करती है, यूनिडायरेक्शनली, एक ऑर्डर में फ्लो करती है, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे दो तरह की फूड चेन होती है, डेट्राइटस फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, ये सब इसमें आएगा। सो ये दीज आर बेसिकली आवर लेक्चर्स, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मतलब मिनरल का एक फॉर्म बदल के मिनरल का दूसरा फॉर्म हो जाना। जैसे मेरी बात ध्यान से सुनना, अमीनो एसिड उसके अंदर भी नाइट्रोजन है, लेकिन अमीनो एसिड से अगर अमोनिया बन गई तो अमोनिया के अंदर भी नाइट्रोजन है। अगर अमोनिया ऑक्सीडाइज होके नाइट्राइट बन गया सो उसके अंदर भी नाइट्रोजन है।
और अगर नाइट्राइट ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रेट बन गया तो उसके अंदर भी नाइट्रोजन है। सो द की आइडिया इज मिनरल वही है नाइट्रोजन, लेकिन उसका स्टेट जो है, जो केमिकल फॉर्म है और सम केसेस में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो बदल रहा है। सो बेसिकली न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मतलब जब मिनरल का एक फॉर्म मिनरल के दूसरे फॉर्म में बदलता है, in all these cases you have nitrogen, but nitrogen of amino acid is playing different role, it has different properties, I mean to say as a chemical। ठीक है, सो नाइट्रोजन एटम नहीं, नाइट्रोजन इन अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड का काम दूसरा है, अमोनिया का काम दूसरा है, और इन दोनों का काम दूसरा है, लेकिन सब में है तो नाइट्रोजन ही। सो द बिल्डिंग ब्लॉक, द इंग्रेडिएंट इज सेम। तो बिरयानी कोई भी है लेकिन है उसमें राइस ही। तो वैसे ही यहां पे हो गया कि नाइट्रोजन इज द rice of biryani, and then it can be zira rice, it can be whatever biryani you prefer। तो कहने का मतलब है कि ये बेसिकली दिस इज द मिनरल रिसाइकलिंग, जब मिनरल का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लेकिन रहेगा तो वो नाइट्रोजन ही, ऑक्सीजन ही, लेकिन डिपेंड करेगा किस मॉलिक्यूल के अंदर चला गया तो उसका रोल डिफाइन होता है। सो हम लोगों ने बहुत कुछ आज देख लिया, हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली। एक लास्ट चीज बची है आज के लिए, वो है एक पॉन्ड इकोसिस्टम का एनसीईआरटी का पिक्चर। ठीक है, सो इकोसिस्टम के एग्जांपल में एक बेस्ट एग्जांपल दिया है पॉन्ड इकोसिस्टम का। सो मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूं पॉन्ड इकोसिस्टम, और एनसीईआरटी से भी दिखाऊंगा पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड किसको बोलते हैं? पॉन्ड बोलते हैं शैलो वाटर बॉडी को, शैलो वाटर बॉडी। अब ये शैलो मतलब क्या है? शैलो मतलब लेस डीप, डोंट राइट लक्षद्वीप, लेस डीप। ओके, लेस डीप मीन्स कि उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है, एच पैरामीटर इज स्मॉल। सो कहने का मतलब पॉन्ड इकोसिस्टम इज बेसिकली अ शैलो वाटर बॉडी। उसके अंदर क्या क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले पॉन्ड को एनर्जी आएगी कहां से? लेट अस से सनलाइट से। सनलाइट से पॉन्ड को क्या आएगी? एनर्जी आएगी। ठीक है, और पॉन्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्गेनिजम्स का, उसको हम लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लेते हैं। ठीक है, सो मान लो ये वाटर सरफेस है पॉन्ड, पॉन्ड का, दिस इज वाटर सरफेस। ठीक है, ठीक है, एंड नेक्स्ट दिस इज द वाटर बेड। ठीक है, यहां पे फ्लोर है, क्या है? जमीन है, फ्लोर। ठीक है, लेट मी कॉल इट पॉन्ड फ्लोर, इंटरेस्टिंगली पॉन्ड फ्लोर। ओके, सो सनलाइट आ रही, एनर्जी आ रही। अब पहली बात तो इसमें सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैं बनाया हूं ये क्या है? दीज रिप्रेजेंट फाइटो प्लैंक्टन्स। फ्लाइटो प्लैंक्टन्स मतलब फ्री फ्लोटिंग अलगी। ठीक है, बहुत सारे तरह के प्लांट पाए जाएंगे, बहुत से बड़े प्लांट भी होते हैं जो फ्लोट करते हैं। जो प्लांट पानी में पाए जाते हैं, बाय द वे उनको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। तो बहुत से प्लांट होंगे जो फ्लोट करेंगे, तो उनको आप बोल सकते हो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, ऐसे प्लांट जो सरफेस पे तैर रहे हैं। नेक्स्ट, बहुत से ऐसे प्लांट होंगे जो इसके अंदर सबमर्ज्ड होंगे या सेसाइल होंगे। ठीक है, तो ये वो प्लांट है जो मैं शो कर रहा हूं, ये कैसे प्लांट है? सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, जो पानी में डूबे हुए हैं, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, और ये वाले सरफेस पे है। सो लुक, दीज आर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स किस किस तरह से अरेंज है? बहुत तरह से अरेंज है। दे कैन बी फाइटोप्लैंक्टन्स, फ्री फ्लोटिंग algae, they can be free floating hydrophytes, they can be partially submerged and partially exposed, and they can also be submerged hydrophytes, bottom dwelling hydrophytes। तो बहुत तरह के प्लांट, लेकिन ये सब का एक ही काम है, इन सब का काम क्या है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाना। सो देयर biological objective in ecosystem is to produce food through photosynthesis। अब ज्यादा अबंडेंस या ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहां होगी? सरफेस पे होगी, क्योंकि सरफेस पे मोर लाइट इज अवेलेबल। सो एक यहां पे फिजिकल फैक्ट ये है कि यहां पे क्या है? मोर लाइट अवेलेबल है। लाइट को हम लोग
गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं, गैमा फॉर फोटोन, और यहाँ पे क्या है, लेस फोटॉन्स। तो यहाँ पे ज्यादा लाइट है, इसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, यहाँ पे कम है, तो यहाँ वाले बहुत स्पेशल होंगे, यहाँ वाले थोड़े से जनरल होंगे, बहुत अबंडेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद फिशेज होंगी, जू प्लैंकटन होंगे। सो लेट मी ड्रॉ देम विद ऑरेंज, ठीक है। सो क्या होंगे, बहुत सारी फिशेज होंगी, बहुत सारे जू प्लैंकटन होंगे, छोटी फिश, बड़ी फिश, ओके। अलग अलग स्पीशीज फिश की होंगी, सम विथ फिन, सम विदाउट फिन्स। तो इस तरह का इनका मतलब ओवरऑल पिक्चर है। अब इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंज्यूमर्स। क्या बोल सकते हैं, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में कौन कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जू प्लैंकटन कंज्यूमर है। जू प्लैंकटन बेसिकली फाइटोप्लैंकटन को ईट करते हैं ना, ये वो माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्री फ्लोटिंग अलगी को ईट करते हैं। नेक्स्ट, ये क्या हो गई, फिशेस। सो जू प्लैंकटन्स एंड फिशेस दे बेसिकली कंप्राइज द कंज्यूमर्स। तो मैंने ऑरेंज से क्या बना दिया है, कंज्यूमर्स बना दिया है। कंज्यूमर्स ऊपर भी रहेंगे, बीच में भी रहेंगे, नीचे भी, हर जगह रहेंगे, बिकॉज दे आर ऑब्वियसली लोकोमोटिव, वो मूव कर सकते हैं, दे शो लोकोमोशन, ठीक है। और लास्ट में लेट मी चूज डार्क ग्रीन टू शो डिकम्पोजर्स। तो लास्ट में बहुत से एनिमल्स होते हैं जो नीचे ही पाए जाते हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेट अस से स्कैवेंजर्स। तो ये क्या है, स्कैवेंजर्स, ठीक है। इनमें बहुत से जो होते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं, लेकिन याद रखना कि डिकम्पोजर में हम लोग इंक्लूड किसको करते हैं, प्रोफेशनल डिकम्पोजर्स में वाटर बॉडी में बैक्टीरिया को, फंजाई को और फ्लैजेलेट्स को। वाटर बॉडी में डिकम्पोजर कौन है, बैक्टीरिया, फंजाई और फ्लैजेलेट्स। सो ये पॉन्ड है। पॉन्ड के अंदर बायोटिक चीजें मैंने दिखा दी है। पॉन्ड के अंदर बायोटिक चीजें क्या है, प्रोड्यूसर्स विच आर इन शोन इन ग्रीन, consumers which are shown in orange, and then dark green से scavengers and decomposers which are especially abundant at the bottom, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर एक चीज और नोटवर्दी है, वो ये है, एबायोटिक चीजें क्या है। एबायोटिक चीजों में क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक्स आ जाएंगे, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक्स आ जाएंगे, पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑर्गेनिक चीजें हैं वो आ जाएंगी, सेडिमेंट्स एंड सिल्ट्स आ जाएंगे, जो नीचे सेडिमेंट्स है और जो सिल्ट्स है, जो फ्लोर है, जो रॉक है, वो आ जाएगा। सो एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी ने इसको बहुत सही तरीके से शो किया है ये वाले पैराग्राफ में, कि एक इकोसिस्टम कैसे काम करता है। तो वर्किंग को बोलते हैं इथॉस। टू अंडरस्टैंड द इथॉस ऑफ इकोसिस्टम, लेट अस टेक पॉन्ड एज एन एग्जांपल। पॉन्ड ठीक ठाक सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम है, और पॉन्ड शैलो वाटर बॉडी है। शैलो वाटर बॉडी मतलब लेस डीप। उसके अंदर चारों चीजें पाई जाती हैं। पॉन्ड में प्लांट्स हैं जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना रहे, फोटोसिंथेसिस। पॉन्ड में कंज्यूमर्स हैं जो प्लांट्स को खा रहे, एनर्जी फ्लो। पॉन्ड में डिकम्पोजर्स डिकम्पोजिशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर का, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बना रहे। और प्लांट पॉन्ड के अंदर जो है मिनरल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट भी हो रहा है, विच इज ऑब्वियस। तो पॉन्ड के अंदर चारों चीजें हो रही हैं, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एज वेल एज एनर्जी फ्लो। तो सन से जो एनर्जी आ रही है, और उसकी वजह से जो पॉन्ड का टेम्परेचर मेंटेन्ड है, और जो डे लेंथ है, और जो क्लाइमेट है, फिजिकल फैक्टर्स, दे ऑल टुगेदर रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ एंटायर पॉन्ड। अगर सनलाइट नहीं आएगी तो खाना नहीं बनेगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, फूड चेन कोलैप्स कर जाएगी, पॉन्ड विल बिकम इनऑर्गेनिक विद टाइम, पॉन्ड का सारा ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली बहुत सी चीजें हैं जो रेगुलेट करती हैं प्रोडक्टिविटी को, डिकम्पोजिशन को। अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, सो डिकम्पोजिशन कम हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, जस्ट वेट फॉर इट, ठीक है। नेक्स्ट, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट कौन आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन, अलगी, फ्लोटिंग, सबमर्ज एंड मार्जिनल प्लांट्स। मार्जिनल प्लांट उनको बोलते हैं जो पॉन्ड के एज पे पाए जाते हैं, बीच में नहीं, एज पे पाए जाते, जहां पे लैंड के साथ वाटर जो है मिल रहा है। कंज्यूमर्स रिप्रेजेंटेड बाय जू प्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग जो ऊपर नीचे हर जगह जाते हैं, नीचे पाए जाने वाले को बॉटम ड्वेलिंग बोलेंगे। डिकम्पोजर कौन होता है एक्वेटिक में,
BFF, बैक्टीरिया, फंजाई एंड फ्लैजेलेट्स। आप यहीं पे लिख लो कि डिकम्पोजर्स लैंड पे कौन होता है? BF मतलब बैक्टीरिया एंड फंजाई लैंड पे होते हैं, ठीक है। और एक्वेटिक में डिकम्पोजर कौन होता है? BFF। BFF मीन्स व्हाट? बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स। बैक्टीरिया, फंगाई and in fact flagellates, not plants, flagellates। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक प्रोडक्टिविटी, conversion of organic into inorganic decomposition, release them back, conversion of one form of क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट टू द अदर फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। और ऑब्वियसली फूड चेन। और याद रखो कि फूड चेन में एनर्जी पॉन्ड में कहां से कहां फ्लो कर रही है? क्या अलगी फिश को खा रहा है? ऑब्वियसली नॉट। कौन किसको खा रहा है? फिश जो है वो अलगी को खा रहा है। सिमिलरली अगर कोई बायोमास मर गया तो मरा हुआ बायोमास डिकम्पोजर को खा रहा है, या फिर डिकम्पोजर बायोमास को खा रहा है? ऑब्वियसली डिकम्पोजर बायोमास को खा रहा है। तो आज हम लोगों ने अच्छा खासा कंसेप्ट बिल्ड कर लिया फॉर द चैप्टर इकोसिस्टम। आई होप कि जब आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो आपको चैप्टर में इंटरेस्ट डेवलप होता है। इंटरेस्ट डेवलप होने से फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन सामने पुट फॉरवर्ड होगा नीट एग्जाम में, देन यू कैन आंसर दैट विद कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर यू ऑल्सो वॉच अपकमिंग लेक्चर्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।